नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार की उथल पुथल हुई है अभी हाल में, उससे कुछ ये जाहिर होने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तर प्रदेश के चुनावी कैंपेन की कमान संभालने जा रहे हैं या ऑलरेडी संभाल ली है। कुछ ऐसा इंडिकेशन तब मिला जब पिछले हफ्ते उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक नया मुख्य सचिव चुना और सीधे दिल्ली से उसे लखनऊ में बाकायदा पैराड्रॉप कर दिया। और मज़े की बात यह है कि वो अफसर को रिटायरमेंट के बाद इंस्टेंटली उसी दिन 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है और ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में ये प्रोविज़न है कि किसी भी आईएएस ऑफिसर को एक्सटेंशन दिया जा सकता है बशर्ते उसमें अप्रूवल हो प्रधानमंत्री का। तो जिस रोज़ वो रिटायर होते यानी कि 31 दिसंबर 2021 को उसी दिन उनको पहले एक्सटेंशन दिया गया और सीधे उत्तर प्रदेश में एज चीफ सेक्रेटरी भेज दिया गया, जो कि टोटल सरप्राइज था यहाँ की सरकार के लिए। यानी योगी आदित्यनाथ को कोई खबर नहीं थी, लखनऊ में किसी को खबर नहीं थी कि ऐसा होने जा रहा है, और लेकिन ऐसा हुआ। और वो अफसर हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स में से माने जाते हैं और केंद्रीय सरकार में 31 दिसंबर तक वो देश के नगर विकास सचिव थे। प्रधानमंत्री की जो गरीबों की आवास की योजना है वो सारी उन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। और लखनऊ से जब वो गए भी थे तब भी उनकी रेपुटेशन उत्तर प्रदेश में भी एक ईमानदार और इफ़ेक्टिव ऑफिसर की रहा करती थी। तो ऐसे अफसर को, जो कि प्रधानमंत्री का बहुत ही विश्वास पात्र है, एकदम से सडनली भेज दिया जाना और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी जो थे आर के तिवारी, उनको किसी साइड लाइन करके किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना देना, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे दिखने लगा है कि हाँ, अब कंप्लीटली यहाँ की सरकार रिमोट से चलेगी दिल्ली द्वारा। ये चीज़ जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ को तो बर्दाश्त नहीं रही होगी, लेकिन उनकी मजबूरी है। एक बार इससे पहले वो अपने तेवर दिखा चुके हैं, जिससे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को तकलीफ़ रही और उन्होंने किस तरह उस टाइम खून का घूंट पिया ये बताया नहीं जा सकता। जी हाँ, आज से लगभग 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इसी तरीके के अपने बहुत ही क्लोज गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर अरविंद शर्मा को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवा करके उत्तर प्रदेश भेजा था। और उस टाइम ये कहा जा रहा था कि शायद उनको वहाँ पे उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री का पद, इम्पोर्टेंट पद दिया जाएगा, जिसके ज़रिए से प्रधानमंत्री अपनी जो उनकी स्कीम्स हैं और अपने जो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इफ़ेक्टिवली कराना, वो उनके ज़रिए से किया जाएगा। लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री की ख्वाहिश योगी आदित्यनाथ को गवारा नहीं हुई और उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। वो आके एमएलसी तो बनाए गए, क्योंकि एमएलसी का फाइनलाइज होता है दिल्ली से, लेकिन उनको कोई पद किसी प्रकार का दिया नहीं गया। आखिर में काफ़ी दिन ये खींचातानी चली, काफ़ी बातें उठीं, लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ अड़े रहे और अरविंद शर्मा को कोई पद नहीं दिया। आखिरकार जाके उन्हें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। उस समय लगभग 16 उपाध्यक्ष ऑलरेडी थे, ये 17वें उपाध्यक्ष बने। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्टेचर रहा हुआ उनका और क्या स्टेटस बना उनका। लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह कुछ भी हो तो मुंह की तो खानी पड़ी अरविंद शर्मा को, नहीं हुआ। और इनडायरेक्टली ये मैसेज गया प्रधानमंत्री को भी कि भाई योगी के राज में ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से कोई भी आदेश दें और यहाँ पे मुख्यमंत्री सलाम करे आपको। तो ये भी माना जाता है कि इसका भी एक तरीके से जवाब दिया गया है दिल्ली द्वारा दुर्गा शंकर मिश्रा को भेज के।
क्योंकि अब ये बड़ा क्लियर है कि जो भी नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई तरीका योगी आदित्यनाथ अपनाने का प्रयास करेंगे जिससे मोदी की ख्वाहिश में कोई अड़चन आए, कोई बाधा आए, चाहे वो उनको कितना नापसंद हो। ये बात वो ठीक है, ये बात सही है कि ब्यूरोक्रेसी रन करती है चीफ मिनिस्टर के आदेश पे, तो नॉन कोऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन शायद ही कोई ब्यूरोक्रेट होगा जो नॉन कोऑपरेशन करके डायरेक्टली कन्फ्रंट करे प्रधानमंत्री को। क्योंकि आखिरकार लखनऊ से जाना ही पड़ता है लोगों को दिल्ली, जो अपना करियर देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको सेंट्रल डेपुटेशन मिले। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो नामुमकिन दिखता है मुझे कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। इसलिए एक ये जो प्रधानमंत्री का उद्देश्य इसके पीछे है कि वो मैसेज दें पब्लिक में कि चुनाव के कैंपेन की कमान उन्हीं के पास है दिल्ली में, और आगे जो कुछ होगा चुनाव को देखते हुए वो उनकी मर्जी से होगा। और ये ठीक है कि गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है वो तभी तक कर सकती है जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है। लेकिन आचार संहिता किसको लागू करनी है? इलेक्शन कमीशन को। तो आज की डेट में क्या ये लोग नहीं जानते कि इलेक्शन कमीशन कहाँ से आदेश लेता है? अभी हाल में हमने देखा है किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स को पीएमओ के अधिकारियों ने समन कर लिया और वो वहाँ गए। ये भी बड़ा अनयूजुअल था। प्राइम मिनिस्टर समन करे समझ में आता है, लेकिन पीएमओ समन करे तो इससे दिखता है कि उतनी ऑटोनॉमी आज की डेट में शायद रियल टर्म्स में इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें दी गई है। तो ऐसी सूरत में आचार संहिता तभी लगेगी जब ऊपर से ओके मिलेगा। तब तक दुर्गा शंकर मिश्रा के पास पूरा अधिकार रहेगा कि किस तरह से वो मोदी द्वारा इनिशिएट करी गई चीज़ें, स्कीम्स पब्लिक वेलफेयर के लिए होंगी ज़्यादातर, जो अच्छी बात है कि लोगों का भला हो उस ज़रिए, चाहे इलेक्शन के बहाने हो, लेकिन हो, वो किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर है कि इसमें जो ये मैसेज दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कमान रख संभाले हुए हैं, उससे वोटर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए पिछले 2014 से जो देश में और प्रदेशों में जो स्थिति रही है वो बड़ी स्पष्ट है कि वोट हर जगह भाजपा को भाजपा के नाम से नहीं मिलता है, नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता है। वन मैन आर्मी ऑफ नरेंद्र मोदी। और वही हाल यूपी में है, सबको मालूम है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ आज की डेट में कहते हैं कि साहब हमारे पास 321 सीटें हैं, पार्टी के पास हैं, लेकिन उनमें से जो है उसका एक स्मॉल परसेंटेज भी नहीं है जो योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट मिला हो। वोट नरेंद्र मोदी के ही नाम पे मिलता है। इसलिए उन्होंने ये तय कर लिया कि लोगों में फिर बताना ज़रूरी है कि हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन 2024 में जो प्रधानमंत्री की नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्शन होगा वो 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आम धारणा है, पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता, तो वही कर रहे हैं वो। अब इसमें कितनी वो बात जो बीच में बहुत दिखने लगी थी कि किसी तरीके का अंदरूनी टग ऑफ वॉर है और योगी जी की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत समझ बैठे हैं प्रधानमंत्री। होता है क्लैश ऑफ पावर में इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, और ये हमने देखा है कि योगी एज अ आइकन, हिंदुत्व के आइकन के रूप में सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन जब उनकी अगर मंशा इस प्रकार की हो जाती है कि वो मोदी से भी बड़ा चेहरा बन जाएं, तब शायद मोदी को नेचुरली गवारा नहीं होगी ये बात। और इसीलिए अभी से, इसी चुनाव से
इस प्रकार का अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि क्रेडिट इलेक्शन अगर जीतते हैं उसी तादाद में जैसे कि 2017 में जीते थे या उससे कम भी होते हैं, एज लॉन्ग एज जीत जाते हैं तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और अगर हारते हैं तो और पार्टियों की तरह, जैसे हमने पास्ट में भी देखा है कांग्रेस के ज़माने में, कि जीते तो गांधी परिवार की जीत, हारें तो जो भी लोकल लीडर है उसके मत्थे मर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे भी होगा और शायद इसी उद्देश्य से ये काम किया गया है। अब इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में ये क्या रंग लेता है और क्या गुल खिलाता है।